हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। काफ़ी टाइम बाद मैं यूट्यूब पर वापस आया हूँ और रीज़न आप लोग ही हैं। ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था और मैंने आपको मना भी कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जो बीएससी थर्ड ईयर के जो टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो बनाइए जल्दी से जल्दी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इन पर वीडियो बना पाऊँ। सो आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बुक को शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस जो है इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम सबसे पहले इसको करेंगे। तो इसमें जो है वो बेसिक मैट्रिक्स का सब कुछ होगा। इसमें आपको सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, यूनिटरी मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बस इसमें ज़्यादातर वही आता है। मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताऊंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस को आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको इनके मतलब को और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है उन सबको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है, ये सिंपल सी फॉर्म मैंने लिख दी है मैट्रिक्स की। A11, A12, A1 सो ऑन जा रहा है, A1N तक जा रहा है। ऐसे यहाँ पे रो भी बढ़ रही हैं, AM1, AM2 एंड सो ऑन AMN। तो ये मैंने जनरल सी फॉर्म लिखी हुई है मैट्रिक्स की, जिसमें जो A11, A2, A12 है, ये सब जो हैं ये इनकी इस मैट्रिक्स की एंट्रीज को बता रही हैं। और इसका ऑर्डर कितना है, इसमें जो रोज होंगी, रोज M है और जो कॉलम्स है वो N है, यानी कि M इंटू N जो है इस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये जो एंट्रीज हैं ये रियल नंबर को भी बिलोंग कर सकती हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बिलोंग कर सकती हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स की सिंपल सी फॉर्म होगी। और यहाँ पर ये जो 1 1 है, 1 2 है या 2 1 है, या जो कुछ भी इसमें बीच में कोई भी एंट्री होगी, यहाँ पर ये जो ये फिलहाल के लिए इसकी पोजीशन को बता रही हैं। जैसे यहाँ पे A11 है, इसका मतलब ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये जो है ये रो की पोजीशन को बताता है और ये जो है कॉलम की पोजीशन को बताता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ आपके पास, जैसे यहाँ पे कहीं पे A13 भी आएगा, तो अगर मैं बोल रहा हूँ A13, 1 यानी कि फर्स्ट रो का कॉलम में थर्ड एलिमेंट, ठीक है, ये इस एलिमेंट को बता रहा है। तो ये तो सिंपल से इसकी पोजीशन को बताने के लिए होता है। अब जैसे मैं अगर इसको जनरली डिनोट करूँ, तो अगर मैं इसको AIJ से डिनोट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास I और J की जो वैल्यू है वो पता लग जाए, तो मैं इस एलिमेंट को बता सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स में कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको जनरल सा बता रहा हूँ। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मैंने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें वो भी 2x3 ऑर्डर की, ठीक है, 2x3 ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स को यहाँ पे बनाना है, जिसमें जो एलिमेंट है वो किससे गिवन होंगे, AIJ इज गिवन बाय, जिसमें जो एलिमेंट गिवन होंगे वो गिवन होंगे AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J। तो अब देखो 2x3 की मैंने बनानी है। अगर मैं पहले आपको जनरल से लिख ही देता हूँ। जनरल से अगर मैं मैट्रिक्स को बताऊँ अगर 2x3 की, तो वह कैसे बनेगी, A11, A12, A13, क्योंकि यहाँ पे रो 2 है और कॉलम 3 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा A21, A22 एंड A23। ठीक है, मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब मैं इसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करूंगा। यहाँ पर मेरे पास AIJ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे दी हुई है। अब सबसे पहले मैं A11 एलिमेंट को लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा, A11 यानी कि I की वैल्यू के आगे मेरे पास 1 एंड J की वैल्यू आगे 1। तो यहाँ पर I में मैं 1 भर दूंगा प्लस 2J, J में 1 भरा तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3, यानी कि A11 एलिमेंट जो वो 3 आ गया। अब ऐसे ही मैं A12 को निकालूंगा, जो कि आ जाएगा I, ये है ना मेरे पास I1 प्लस J की वैल्यू मेरे पास है 2, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास A13 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू क्या है मेरे पास, J की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, ये आ गया मेरे पास। अब ऐसे ही मेरे पास A21 की वैल्यू को निकालूंगा, जो कि आ जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 1 मेरे पास 2 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 4। एंड A22 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6 बन जाएगा। एंड A23 विच इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पर मैं देखो ये फिर से एक बार बता रहा हूँ, I जो है वो 2 है और जो J है वो 3 है, I 2 है, J जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6, 6 प्लस 2 8 बन जाएगा। तो ये मेरे पास एंट्रीज आ गई। इन सभी एंट्रीज की वैल्यू को आप इस मैट्रिक्स में पुट कर दो, आपके पास मैट्रिक्स जो बताई थी वो आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। क्या क्या एलिमेंट आए, 3, 5, 7 एंड 4, 6, 8। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हो। ऐसा आपको 2 नंबर में या तो 1 नंबर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें देखने को आपको मिल सकता है। अब हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज के बारे में पता होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे A मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म में बताऊँ या आपको एग्जाम्पल से बताऊँ, एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2 3 4 5। अब मैंने 2x2 की मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अब मैंने इसका ट्रांसपोज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज
कई इसको टी से भी डिनोट कर सकते हैं, करते हैं, यानी कि आप इसको टी से भी डिनोट कर सकते हो और इसको आप ए डैश से भी डिनोट कर सकते हो। ये ट्रांसपोज को बताने के लिए होता है। तो ये ट्रांसपोज है। इसके ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी कि जो रो है उसको आप कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको आप रो बना दो। जैसे मेरे पास फर्स्ट रो क्या है 2 3, तो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा 2 3, एंड सेकंड रो है 4 5, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 4 5। ठीक है, ये मैंने इसका कर दिया ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक कब होगी, जब इसका जो ट्रांसपोज करने पर ये वापस फिर इसके ही इक्वल हो जाएगी। यानी कि ए ट्रांसपोज जो वो अगर ए के इक्वल आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको देखने से पता चल जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हो गया, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, और वो -a के इक्वल आ रहा है, तो वो हो जाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक के लिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मैट्रिक्स किस तरह से बना सकते हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अब जैसे मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपने डायगोनल एलिमेंट्स लिख लेने हैं। मैं 3 क्रॉस 3 की ही बना रहा हूं। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स मैंने अपनी मर्जी से लिख दिए, जैसे 1 2 3। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मैंने क्या करना है, इनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे यहाँ जो होंगे ना, वो मैंने सेम लेने हैं। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैंने 3 लिया तो मेरे को यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर अगर मैंने 5 लिया तो इस कोने में मेरे को 5 लेना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिया तो मेरे को यहाँ पर भी 7 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बना दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, रो को आप कॉलम में चेंज करो, ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, कॉलम को मैंने रो में चेंज करना है और रो को मैंने कॉलम में चेंज करना है। तो जैसे फर्स्ट रो थी ये बन जाएगी 1 3 5, ये रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, एंड सेकंड रो को मैंने कॉलम में चेंज करना है, तो ये बन जाएगा 3 2 7 एंड 5 7 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 एंड 3। अब चेक करो कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। 1 3 5 1 3 5, 3 2 7 3 2 7, 5 7 3 5 7 3। तो ये देखो मैंने पहले ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई थी और इसका ट्रांसपोज करने पर मतलब वापस मेरे पास यही मैट्रिक्स बन रही है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई ना, तो आप इस तरह से बना सकते हो। कैसे बनाने हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, इनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बना सकते हो। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, तो वो प्रूफ आप देख लेना, छोटा सा होगा बुक में, उसको आप देख लेना। और मैं बता भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स हमने 0 ले लिए। अब इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हमने लेना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 2 एंड यहाँ पे ले लिया मैंने 3 और यहाँ पे ले लिया मैंने 4। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की बन रही है ना। हाँ, तो मैंने ये एलिमेंट लिए। अब आपने क्या करना है, अगर आपने यहाँ पर ऐसे लिए हुए ना, तो यहाँ पर आपने इनके कोरोस्पोंडिंग भी सेम एलिमेंट्स लेने हैं, लेकिन आपने फ़र्क क्या रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक माइनस। अब यहाँ पर आपने इनसे उल्टे साइन वाले रखने हैं। मतलब जैसे यहाँ पे -2 आ रहा है तो आपने यहाँ पे +2 रखना है, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव का आ रहा है तो आपने यहाँ पे -3 रखना है। यहाँ पे -4 आ रहा है तो यहाँ पर आपने +4 रखना है। ठीक है, साइन उल्टे कर दिया आपने, तो ये बन जाएगी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज लिया विच इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, 0 -2 3, सेकेंड रो को किया 2 0 -4, थर्ड रो को किया, ये आ जाएगा -3 4 0। अब चेक करो इन दोनों मैट्रिक्स को कि इन दोनों मैट्रिक्स में फ़र्क क्या है। तो आप देखोगे कि इनमें सिर्फ साइन का फ़र्क है, यानी कि अगर यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव का आ रहा है। देख लो आप चाहे तो यहाँ पे साइन का फ़र्क हो रहा है। तो जब आप मतलब इसका जो ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे -a के इक्वल आ रहा है। ठीक है, -a के इक्वल आ रहा है, तो ये बन जाएगी मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ध्यान रखना है आपने इन दोनों में, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। क्यों होती हैं, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारा कहने का मतलब क्या होता है कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आता है, और
इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अब मैंने ए आई जे एलिमेंट लिया, ए आई जे एलिमेंट लिया ना, जब मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो वो ए जे आई के ही इक्वल आ जाता है। आप चाहो तो चेक कर लो, जैसे अगर मैंने A12 लिया, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मेरे पास ये था ना, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मेरे पास ये था। अब मैं अगर A12 यानी कि A21 करूँ, यानी कि सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो यानी कि ये इसको ऐसे बता रहा है। लेकिन जब मैं अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो आता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। इसमें नेगेटिव साइन लग जाता है, आप चाहो तो चेक कर लो। ये थी ना मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसमें जैसे मैंने A12 ही लिया तो A12 था मेरे पास नेगेटिव का 2, लेकिन जब मैंने A21 लिया, A21 जो था वो पॉजिटिव हो चुका था, मतलब साइन का फर्क आ रहा है ना दोनों में, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, अगर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स होते कैसे हैं, ए आई आई फॉर्म के होते हैं। देखो, क्योंकि ये A11 था, ये A22 था, ये A33 था, यानी कि आई और जे की दोनों की वैल्यू जो वो सेम आ रही है, तो इसलिए मैं इसको ए आई आई लिख सकता हूँ ना। अब दिस इज इक्वल टू, मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के ए आई आई के। अब देखो सेम एंट्री, जैसे मैंने अगर यहाँ पे ले लिया A11 इज इक्वल टू माइनस A11, अब सेम एलिमेंट है लेकिन वो उसमें साइन नेगेटिव का आ रहा है, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, मतलब 2 इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो यानी कि ये किस केस में सिर्फ पॉसिबल होगा, जब इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। जीरो इज इक्वल टू, अगर माइनस जीरो लिखते तो वो जीरो के ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें हमेशा जीरो होते हैं। ये आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट है 1 5 6 7। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको ये फर्स्ट चैप्टर है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को आप ढंग से समझना। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है और मैंने क्या करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज मैंने करना है। तो सबसे पहले मेरे को ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज वो है, मेरे पास आ जाएगा 1 6 एंड 1 6 एंड 5 7, ठीक है। यह आ जाएगा मेरे पास इसका ट्रांसपोज। अब मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम ऐड कैसे करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। 1 + 1 2, 6 एंड 5 11, 6 एंड 5 11 एंड 7 एंड 7 14। अच्छा, अब आप इसको चेक करो ये सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं और इनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, तो यानी कि सिमेट्रिक तो है, ठीक है। ये जो है ये सिमेट्रिक है, ये है सिमेट्रिक। अब आप ए माइनस ए ट्रांसपोज करो, दिस इज इक्वल टू ए ये है और ए ट्रांसपोज मेरे पास ये है। अब आप इसको इसमें से माइनस करो, 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 - 6 मेरे पास -1 बन जाएगा, एंड 6 - 5 ये मेरे पास 1 बन जाएगा, 7 - 7 ये 0 बन जाएगा। अब आप इसको चेक करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, लेकिन वो एक दूसरे से उल्टे साइन में है, ऑपोजिट साइन में है। तो ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब आप यहां से क्या समझे, ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए दिया था कि जब हम मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमेशा बनता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन जब हम उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को हम माइनस करते हैं तो वो बनती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐड करने पर सिमेट्रिक बनती है और माइनस करने पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, ये हमेशा बनेगी ऐसी। तो यही अब आपको आगे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी मैट्रिक्स को आपने उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सम में आपने उसको बताना है। अब मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अब मैंने बताना है इसको उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। तो मेरे को पता है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा ये सिमेट्रिक पार्ट होगा, वहीं पे जो मेरे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा, ठीक है। अब आप देखो ये है मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक और ये है मेरे पास सिमेट्रिक। अब ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2a बन जाएगा मेरे पास। यानी कि अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको इस पूरे को मैं 1/2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। तो अब देखो a एंड माइनस ए ये दोनों कट हो जाएगा, a प्लस ए 2a बन जाएगा, लेकिन 2 के साथ 2 कट जाएगा तो a इज इक्वल टू a बन जाएगा। तो यानी कि इस पूरे को मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ और इसमें से इतना इतना पार्ट जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और इतना इतना पार्ट जो होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज करना है आपने, प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है। अब ये सिमेट्रिक पार्ट, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि हम ऐसा क्यों करेंगे अभी। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको एग्जाम में भी आएगा। तो आपको एग्जाम में कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए विच इज इक्वल टू, जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 2
5, आपको ज़्यादातर 3x3 की ही मैट्रिक्स आएंगी। यहाँ पे है 0 6 7, ठीक है। अब आपने ए तो हमारे पास दिया हुआ, तो मैं सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लूँगा, विच इज़ इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी ना, एंड 4 1 3 0 6 7, ठीक है। ये ए था, ये ए ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करूँगा। मैंने आपको बता दिया ऊपर, ये हम यही करने वाले हैं अभी, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि इस मैट्रिक्स ए को आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में बताना है, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं जब ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 + 3 6 6 एंड 5, ये बन जाएगा 6 एंड 1 + 1 2 एंड 3 + 6 9 एंड 0 + 5 5, 6 + 3 9 एंड 7 + 7, ये बन जाएगा मेरे पास 14। चेक कर लो सिमेट्रिक आया या नहीं आया। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट सेम, आगे सिमेट्रिक तो बन गया ये। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि आपने अभी 1/2 भी करना है, ठीक है, 1/2 भी करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपने इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 1 9/2 एंड 5/2 एंड ये आ जाएगा 9/2 एंड ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो डिवाइड किया फिर भी सिमेट्रिक है ये, ठीक है, क्योंकि स्केलर था ना इसलिए। तो ये आ गया मेरे पास सिमेट्रिक वाला पार्ट। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को भी लिखता हूँ। सो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को लिखता हूँ। सबसे पहले मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा, दिस इज इक्वल टू, ए ये है और ए ट्रांसपोज ये है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करता हूँ, 3 - 3 0 हो जाएगा, और डायगोनल एलिमेंट्स वैसे भी 0 हो जाएंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो गए। अब 2 -4 करूंगा तो माइनस के 2 आएगा, 5 - 0 5 आ जाएगा यहाँ पे, 4 - 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे 6 है, 3 - 6 करूंगा तो माइनस के 3 आ जाएगा। अब देखो मैं अगर ऊपर नहीं भी करूँ और सीधे डायरेक्ट यहीं पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वो तरीका बता दिया है। जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5 आएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन के साथ आते हैं। यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लो, जैसे 6 - 3 3 आ गया, 0 - 5 -5 आ गया। तो आप अगर ऊपर वाली डायगोनल से ऊपर वाली कर लेते हो तो आप डायरेक्ट नीचे वाली भी लिख सकते हो, क्योंकि वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब मैंने इसको 1/2 से डिवाइड भी तो करना है, तो यहाँ पे मैं 1/2 करूँगा, विच इज़ इक्वल टू 0 - 1 5/2 एंड ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा -3/2 एंड -5/2 एंड 3/2। अभी भी स्क्यू सिमेट्रिक है ये। सो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई एक ये वाली और एक आ गई ये वाली, ठीक है। जब आप इस ए मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करके लिखोगे तो यही तो आपने आंसर निकालना था, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समय आपने इसको बता देना है। तो बस इतना ही सिंपल सा आपको क्वेश्चन आएगा। ये था सिर्फ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अब यहीं पर ये एक और चीज़ आती है जो कि होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ऐसी मैट्रिक्स जिसको उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ ही ऑपरेट करने पर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, वो होती है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब आपने ए किया, साथ में ए ट्रांसपोज को आपने उसके साथ मल्टीप्लाई किया और आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करना है आपने कि आपके पास कोई मैट्रिक्स दी होगी और आपको बोला हो गया होगा कि आपने चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसमें आप उस मैट्रिक्स को लिखोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और देखोगे कि वो उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है नहीं आ रही है। फिर आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही करवा सकता हूँ। आई होप ये आप लोग आसानी से कर लोगे। अब मैं मेन टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था आप लोगों को कि जो ये मैंने जनरल सी जो आपको मैट्रिक्स की जो नोटेशन थी ये बताई थी, इनमें जो एंट्रीज होती हैं ये रियल नंबर को भी बिलोंग कर सकती हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को भी बिलोंग कर सकती हैं। ये जो जितना भी मैंने आपको बताया सब कुछ रियल नंबर के लिए था, सब कुछ मैंने आपको रियल नंबर के लिए बताया था। लेकिन अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी कुछ सेम इसी तरह से ही होता है, लेकिन उनमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो होता किस फॉर्म में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कुछ इस टाइप से होता है वो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे उनमें आएगा आपके पास आयोटा भी, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कुछ ऐसा ही कंसेप्ट चलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है।
अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मैट्रिसेस होगी उसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं, उनको आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहले एक होती है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होती है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन। इनका जो कंसेप्ट है ये सेम होता है, जैसे मैंने आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया था। ये एक टाइप से सिमेट्रिक और ये एक टाइप से स्क्यू सिमेट्रिक को ही बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे करते क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कुछ इस फॉर्म का होगा, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इस फॉर्म का आपको दिखने वाला है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें जो ट्रांसपोज हम करते हैं उसको हम जनरली हम डिनोट करेंगे ए थीटा से। ए थीटा से हम उसको डिनोट करेंगे, और ए थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, या तो आप ए ट्रांसपोज का भी कॉन्जुगेट कर सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वहां पर हम रियल नंबर के टाइम हम सीधे करते थे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पर हम करने वाले हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं यहाँ पे और फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। सिंपली जैसे अगर मेरे पास कोई ए दिया हुआ है और मैंने उसका ए वार निकालना है, यानी कि ए कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप क्या करोगे, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आपने सिंपली आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। जैसे फिलहाल के लिए मैं एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो मेरे पास एक एलिमेंट है जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब मैंने z वार निकालना है, z वार मतलब z का कॉन्जुगेट निकालना है, तो वो आ जाएगा मेरे पास a माइनस आयोटा b। सिंपली सिर्फ आपने आयोटा को ही माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, आयोटा को ही आपने माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करना है। अब कोई मैट्रिक्स ए होगी जिसमें ऐसी ही एंट्रीज आ रही होंगी। अब मैंने आपको बोला कि उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करो, तो आप क्या करोगे, जहां पर उस मैट्रिक्स में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, जिस भी एलिमेंट्स में आयोटा होगा आपने उस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है, तो वो आपके पास बन जाएगा उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, ठीक है। और जब आप उस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास वो बन जाएगा ए थीटा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास, इस चीज़ का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। और एक और बात, आप कॉन्जुगेट पहले भी कर सकते हो और फिर ट्रांसपोज कर सकते हो, या तो आप पहले ट्रांसपोज कर लो फिर कॉन्जुगेट कर लो, दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो हार्मिशियन मैट्रिक्स है इसमें भी वही सेम डेफिनेशन होगी जैसे मैंने आपको पहले बताई कि जो ए थीटा होगा वो ए के इक्वल होगा। वहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसपोज कर रहे थे, यहाँ पर हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रहे हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाएगा तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, और वहीं पर ही जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा तो वो स्क्यू हार्मिशियन बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट होती हैं जो कि आपको प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत सिंपल होंगे करने के लिए, आप इनको खुद देख लेना। मेरे पास कोई ए है जो कि एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ए जो है वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि क्या होगा, ए थीटा जो होगा वो ए के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट में मेरे पास दे दिया है इन्होंने, और बोला गया कि जो आयोटा ए है हमने बताना है कि ये जो है ये स्क्यू हार्मिशियन होगी। तो ए थीटा जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, ये मेरे पास स्टेटमेंट में दिया है क्योंकि ये हार्मिशियन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं माइनस आयोटा ए का मैं अगर थीटा करता हूँ, आयोटा ए का अगर मैं थीटा करूँगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा ए थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि जो ए थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो वही हमने किया, आयोटा को तो हम माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस नहीं कर देते क्या, वही किया ना मैंने। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा ए थीटा। अब ए थीटा जो है वो तो ए के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस आयोटा ए के इक्वल बन जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, आयोटा ए का मैंने थीटा किया, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ए। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की तरह नहीं बन गया क्या, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के इक्वल आ रहा है, आयोटा ए थीटा जो है वो माइनस आयोटा ए के इक्वल आ रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। और यही मेरे पास स्टेटमेंट में प्रूफ करने के लिए बोला था। तो आप ऐसे ही छोटी मोटी स्टेटमेंट जो उनको आप प्रूफ कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कोई मैट्रिक्स जो है वो उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लिख सकते हैं, वैसे ही हम इसको हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के सम में भी लिख सकते हैं। सेम वही कंसेप्ट रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन हाँ एक और बात, मैंने आपको बताया था ना कि हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसमें भी हम वैसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से समझना। यहाँ पे वो सिमिलर नहीं दिखती हैं और ना ही साइन का कुछ वैसा फर्क होता है, मतलब होता है, लेकिन मैं वो आपको बताऊंगा ना अब कैसे होता है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। सो क्वेश्चन है मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है। इसी क्वेश्चन में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कि है 2 माइनस आयोटा है, 3 1 प्लस आयोटा है,
-5 0 -6 आयोटा है, 7 है, आयोटा है, -3 + 2 आयोटा है। ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ए थीटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए थीटा कैसे निकालेगा, ए थीटा कैसे निकलता है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट कर लूंगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - आयोटा है, मैंने क्या बोला, सिर्फ आयोटा को आपने माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा, 3 आ जाएगा। देखो इसमें आयोटा नहीं था तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक टाइप से रियल नंबर ही तो है। और यहाँ पे आएगा 1 - आयोटा, -5 0, ये बन जाएगा पॉजिटिव आयोटा, 7 - आयोटा, -3 - 2 आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये सिर्फ मेरे पास अभी तक कॉन्जुगेट आया है। अब मैंने इसका ट्रांसपोज करना है, तभी ये ए थीटा बनेगा। यानी कि ए थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ट्रांसपोज लेना है मैंने, तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा, 3 1 - आयोटा, -5 0 6 आयोटा, 7 - आयोटा, -3 - 2 आयोटा। ठीक है, इस तरह से आ रहा है आपके पास। अब ये मेरे पास ए थीटा आ चुका है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि ए + ए ट्रांसपोज जो वो सिमेट्रिक पार्ट होता है, तो वैसे यहाँ पे ए + ए थीटा जो होगा वो भी सिमेट्रिक पार्ट होगा। तो अब मैं ए + ए थीटा करता हूँ और मेरे पास देखो क्या आता है, ए + ए थीटा, ए ये है और ए थीटा ये है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, 4 -2 8 + आयोटा, -2 0 -7 आयोटा, 8 - आयोटा, 7 आयोटा एंड -6 आ रहा है। ठीक है, ऐड करके देख लो, चाहे यही आएगा। कैसे किया मैंने ऐड, रियल वाले पार्ट में रियल वाला पार्ट ऐड करते हैं, और जो ये इमेजिनरी वाला है इसमें इमेजिनरी वाला करेंगे। जैसे 2 + 2 4 एंड आयोटा माइनस का और पॉजिटिव का ये कट हो जाएगा, तो 4 ही आएगा मेरे पास। तो आप ऐसे ऐसे करके इनको ऐड कर लेना। तो ये मेरे पास ए + ए थीटा आ गया। अब ये कौन सा पार्ट है, ये है सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, ये है सिमेट्रिक पार्ट। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जैसे मैंने आपको रियल वाली में बताया था, मैंने क्या बोला था कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे -2 आ रहा है, क्योंकि ये रियल नंबर था। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर था इसलिए सेम आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये है 8 + आयोटा, यहाँ पे 8 - आयोटा। ठीक है, ये था 8 + आयोटा, यहाँ पे 8 - आयोटा। दोनों में फर्क आ गया ना, क्योंकि आयोटा यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिमेट्रिक है। ठीक है, यही मैं आप लोगों को बता रहा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा आपके पास कि जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे ना, जो अगर रियल वाले हुए तो वो तो सेम साइन के साथ होंगे, लेकिन अगर वो आयोटा के साथ हुए तो सिर्फ आयोटा का जो साइन होता है वो कन्वर्ट होता है सिर्फ सिमेट्रिक में। और एक्चुअल में हम इसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, हम इसको हार्मिशियन बोलेंगे। ये हार्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आयोटा है उसका साइन अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ इसका नेगेटिव में होगा। तो हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ आयोटा का साइन कन्वर्ट होता है, बाकी रियल नंबर का जो साइन है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 8 पॉजिटिव का ही रहा था, यहाँ पे 8 और माइनस का 8 नहीं बना था। यहाँ पे सिर्फ आयोटा के जो साइन थे वो उल्टे हुए थे। जैसे आप यहाँ पे देख लो, -7 आयोटा है और यहाँ पे +7 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आयोटा का साइन कन्वर्ट हुआ है। वहीं पे जो स्क्यू हार्मिशियन होगा, ये हार्मिशियन था। स्क्यू हार्मिशियन में क्या होता है, उसमें जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर का जो मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक वाले स्क्यू सिमेट्रिक वाले में जो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने बोला था कि वो ऑपोजिट साइन के साथ होते हैं। इसमें क्या होगा, स्क्यू हार्मिशियन में अगर रियल नंबर हुए वो तो वो ऑपोजिट साइन के साथ ही होंगे। लेकिन अगर वो इस आयोटा वाली फॉर्म के हुए, मतलब जैसे यहाँ पे अगर 8 + आयोटा आ रहा होगा स्क्यू हार्मिशियन में, तो दूसरी तरफ होगा -8 + आयोटा। उस टाइम पर आयोटा वाले जो होगा ना, ये प्लस आयोटा था, तो दूसरी तरफ भी प्लस आयोटा ही होगा। सिर्फ रियल वाली वैल्यू का नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। तो यानी कि आयोटा का जो साइन है वो कन्वर्ट नहीं होता है स्क्यू हार्मिशियन में, लेकिन वो हार्मिशियन में कन्वर्ट हो जाता है। बस मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन करोगे तो इस कंसेप्ट को आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये ए + ए थीटा आ रहा है मेरे पास। अब हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं 1/2 से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐड करेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगी, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इक्वल टू आ जाएगा 2 - 1 4 + 1/2 एंड आयोटा -1 0 -7/2 आयोटा 4 - 1/2 आयोटा 7/2 आयोटा -3। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो, आयोटा वाले साइन जो हैं वो अलग अलग हो रहे हैं, बाकी रियल वाले जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा हार्मिशियन पार्ट। ठीक है, अब हम स्क्यू हार्मिशियन को निकालते हैं। तो वो क्या होता है, a - a थीटा।
इसको भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए मेरे पास ऊपर था और ए थीटा भी मैंने निकाला हुआ था। इसको मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा -2 आयोटा 8 एंड -6 प्लस आयोटा। इसको आप ध्यान से देखना, अब मैं अब जो फ़र्क बोल रहा था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 0 -5 आयोटा 6 प्लस आयोटा -5 आयोटा 4 आयोटा। ये जो मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा था, क्योंकि आपको फिर देखने से ही पता चल जाएगा कि वो हार्मिशियन है या नहीं है, या स्क्यू हार्मिशियन है, तो आपको देखने से पता चल जाएगा। अब आप इसको देखो। हाँ, और एक और बात, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये स्क्यू हार्मिशियन तो बन चुकी है, ठीक है, पहली बात ये स्क्यू हार्मिशियन बन गई है, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 नहीं आ रहे हैं। 0 सिर्फ वही आ रहा होगा जो कि रियल पार्ट था पहले भी, सिर्फ वही 0 आ रहा होगा। बाकी देख लो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसमें आ रहे हैं, लेकिन इस बात से आप लोग क्या समझते हैं कि जो रियल नंबर है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब के सब 0 आएंगे। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसमें आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डायगोनल एलिमेंट्स होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो मैं फ़र्क बोल रहा था, 8 जो है वो रियल नंबर है, तो इसके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होगा वो नेगेटिव में है, स्क्यू हार्मिशियन में, ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट नेगेटिव में है। अब जैसे यहाँ पे -6 प्लस आयोटा था, तो दूसरी तरफ क्या होगा, रियल नंबर का साइन चेंज होगा, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे ये 6 आ गया, मतलब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव का हो गया। बाकी आयोटा वाला साइन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ, जबकि ये हार्मिशियन में कन्वर्ट हो रहा था। बस इसी डिफरेंस के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। ये देख लो -5 आयोटा है, तो यहाँ पे भी -5 आयोटा आ रहा है, ठीक है, सेम साइन के आ रहे हैं। तो ये मेरे पास बन गई स्क्यू हार्मिशियन। अब आप इसको भी 2 से डिवाइड कर लोगे, 1/2 से आप इसको डिवाइड कर लोगे, और इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो वो आप इस ए मैट्रिक्स को इन दोनों के सम में आप बता सकते हो, हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन के सम में आप इसको बता सकते हो। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैंने आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बताई थी, वैसे ही यहाँ पे होती है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको वहाँ पे बोला था ना कि ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो वो ऑर्थोगोनल बन जाती है। यहाँ पे वही है कि ए थीटा जो होगा वो आई के इक्वल होना चाहिए, तो वो बन जाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये सारा का सारा चैप्टर जो था वो इसमें बस इतने ही कंसेप्ट थे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको ये वाली चीज़ें क्लियर होंगी। यूनिटरी मैट्रिक्स और जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई करना। आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है जो कि है 1/2 एंड यहाँ पे है -1 1 1 1 1 -1 1 1 1 1 एंड -1 1 एंड यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है। ये कितने ऑर्डर की है, 4x4 ऑर्डर की है ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है और मेरे को बोला गया कि आप इसको चेक करो कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो इसको आप ए मान लेना और इसका ट्रांसपोज करोगे आप, और इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि ये किस फॉर्म में आनी चाहिए, ये इस फॉर्म में आनी चाहिए, 1 1 1 1, बाकी सारी एंट्रीज 0 0 0, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में आनी चाहिए ना। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो इसके इक्वल ये आ जाएगी, तो इसका मतलब ये वाली जो गिवन मैट्रिक्स है ये मेरे पास बन जाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सेम यही कंसेप्ट आपको यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए भी आ सकता है। तो आई होप अब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर किसी चीज़ में डाउट रह जाता है तो मेरे से पूछ लेना। टेलीग्राम पर मैं बताने की कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों को। सो बस यही था आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मेन कंसेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर को भी जल्दी ही अपलोड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।